हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग क्लियर करते हैं कि पावर शेयरिंग एक्चुअल में होता क्या है। पावर शेयरिंग होता है बच्चे जब हमारी गवर्नमेंट जो है अपनी पावर्स को दूसरे ऑर्गन्स के साथ शेयर करती है तो उसको पावर शेयरिंग बोलते हैं। मतलब जो सत्ता उसके पास है वो दूसरे लोगों में भी कुछ पावर्स डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वन पर्सन जो है वो पूरे इतने बड़े कंट्रीज़ को रन नहीं कर सकता है, नहीं चला सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ता है कि कुछ एक पावर्स को डिवाइड करना पड़ता है दूसरे ऑर्गन्स के साथ, ताकि वो अपने देश का काम जो है एक प्रॉपर वे में चला सके। ठीक है, इस चैप्टर के शुरू में ही आपको जो है वो दो कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दे रहा है, और एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि एज अ स्टोरी आप इसको समझ सकते हो। जब आप इस दोनों कंट्रीज़ के बारे में पढ़ोगे बच्चा, जब आप इस वीडियो को देखोगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होने वाला है। सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो हमारा नेबरिंग कंट्री ही है। ठीक है, सबसे पहले हम बेल्जियम की बात ही कर लेते हैं। जो बेल्जियम है बच्चे, वो है हमारा कौन से, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेल्जियम जो कंट्री वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो वो आते हैं यूरोप में। पता होना चाहिए आपको, बेल्जियम यूरोप का ही एक कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। अब बेल्जियम, ये बेल्जियम का मैप है एंड दिस इज श्रीलंका मैप। ठीक है, बेल्जियम जो है वो कौन कौन से कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। अनदर 1 मार्क क्वेश्चन। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन साथ के साथ हम क्लियर करते चलेंगे ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सीबीएसई ने अभी एक रूल निकाला है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके जो एग्ज़ाम हैं 2 टाइप्स के होने वाले, 2 टर्म्स में होंगे। फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सेकेंड टर्म सब्जेक्टिव टाइप। वो किसी और दिन भी बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए आपको। बेल्जियम का सबसे पहले पहला क्वेश्चन, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, बेल्जियम जो है कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है? तो वो करता है नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। हो गया लर्न। कितनी कंट्रीज के साथ? 4 कंट्रीज के साथ इसकी जो है वो बाउंड्रीज शेयर होती हैं, एंड दीज आर नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। अब हम आते हैं कि ये जो बेल्जियम है वो किस तरह से, मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है, पार्टीशन आपको दिख रहा होगा बेटा। सो बेल्जियम जो था वो स्पीकिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रखा था। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज थी? ये जो हमारा रीजन है दिस वन, ये जो पार्टीशन हुआ है इन द नॉर्थ साइड, ये ऊपर की नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। क्लियर? जो नॉर्थ साइड है वो है हमारा फ्लैमिश रीजन, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे सिर्फ डच स्पीकिंग लोग थे, सिर्फ डच बोलते थे। कौन सा रीजन है? फ्लैमिश रीजन। सो यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग थे वो डच स्पीकिंग थे और सिर्फ वो डच लैंग्वेज ही बोलते थे। 59% थे। एक क्वेश्चन और क्लियर, फ्लैमिश रीजन में कौन से लोग थे और कौन सी कितने परसेंट लोग थे और कौन सी लैंग्वेज स्पीकिंग थे? वो थे डच लैंग्वेज वो बोलते थे, 59% थे। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा पार्ट जो साउथ की तरफ आता है वो है हमारा वेलोनिया जो है दैट इज अनदर रीजन इन बेल्जियम, और उसमें 40% लोग जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? द अनदर क्वेश्चन, सो वेलोनिया का 40% जो पार्ट है वो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन्स वहाँ पे रहते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको एक ये रीजन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ग्रीनिश सा है, ग्रीन कलर मैंने पुट अप किया है। तो यहाँ पे ये जो है वो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं जो जर्मनी बोलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1% लोग हैं। क्लियर? तो 3 लैंग्वेज मेनली बोलने वाले लोग हमारे बेल्जियम में हैं। कौन से हैं बेटा? फ्लैमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग, वेलोनिया में 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो जर्मन स्पीकिंग है, और वो सिर्फ 1% लोग ही वहाँ पे जर्मन बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका कैपिटल का नाम है ब्रुसल।
याद रखना है। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसल, एंड ब्रुसल जो है दैट वाज डिवाइडेड, ऑल्सो डिवाइडेड, दैट इज द रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट। ये एक मेन चीज थी जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे थे। और ये क्यों पैदा हो रहे थे बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रुसल है, जो इसकी कैपिटल है, जो इसकी राजधानी है, वहाँ पे 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग वहाँ पे डच स्पीकिंग है। कितने? 80% फ्रेंच और 20%, मतलब मेजॉरिटी में कौन सा ग्रुप है? फ्रेंच, और मिनॉरिटी में कौन सा है? डच। तो बच्चे इसमें जो एक ट्विस्ट आपको दिखाऊं मैं तो क्या है, वैसे ओवरऑल बेल्जियम में देखें तो डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले इससे कम हैं। मेजॉरिटी में यहाँ पे डच दिख रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल में जो है फ्रेंच ज़्यादा लोग बोल रहे हैं और डच कम है। और ये जो फ्रेंच है ना वो बहुत ही रिच पर्सन है और डोमिनेट करने वाले हैं डच को। तो ये सबसे बड़ा रीज़न बन रहा था कन्फ्लिक्शन का, कहाँ पे? बेल्जियम में। इसकी वजह से बेल्जियम जो था वो प्रॉब्लम में आने वाला था और प्रॉब्लम फेस कर रहा था, क्योंकि लोग जो थे यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का बहुत बड़ा चक्कर था। ठीक है, यहाँ तो रीजंस अलग थे तो इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो ब्रुसल्स है और वो मेन पार्ट था क्योंकि ये कैपिटल था आपके बेल्जियम की, और ये मेन रीज़न बन रहा था इनके किस चीज़ की बेटा? इनके मतलब दैट वाज क्रिएट द कन्फ्लिक्ट, है ना। अब मैं साथ के साथ आपको क्लियर कर दूं, आपका क्वेश्चन आता है अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन, तो एथनिक कंपोजिशन में बच्चे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बात लिखनी है? आपने सिर्फ लिखना है लैंग्वेज वाइज जो है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। वो आपके 3 पॉइंट्स इसमें से बिल्कुल सामने दिख रहे हैं हमें। क्या? इन बेल्जियम फ्लेमिश रीजन दैट इज ओनली डच स्पीकिंग लोग एंड दैट कैरी ओनली द 59% पर्सन्स दे हैव टू बी लिव हियर। ठीक है, मतलब डच स्पीकिंग जो लोग थे वो 59% थे और कौन से रीजन्स में थे? फ्लेमिश रीजन में थे। इसके बाद हम वेलोनिया की बात करेंगे। वेलोनिया में जो थे वो 40% लोग जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा पॉइंट्स आ जाएगा, वो आ जाएगा कि ब्रुसल जो थी वो इसकी कैपिटल थी और वहाँ पे जो था वो सबसे ज़्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और डच बहुत कम थे, 20% थे। जर्मन यहाँ पे सिर्फ 1% है। ये हो गया इसका एथनिक कंपोजिशन। क्वेश्चन आता है एथनिक कंपोजिशन लिखो, तो एथनिक कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दोगे। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का आ सकता है। क्लियर? अब आते हैं हम श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका की अगर हम बात करें बेटा, तो श्रीलंका में सबसे पहले जो एथनिक कंपोजिशन है हम इसको भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे में यहाँ पे श्रीलंका में भी जो है लैंग्वेज स्पीकिंग जो पर्सन है वो डिफरेंट है। यू कैन सी हियर, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। अब श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक यहाँ पे लर्न हो जाएगा। हमारा श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। मतलब कैसे याद रखेंगे कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो रहा है, श्रीलंका 1948 में, मतलब 1 साल बाद का इसकी डेट याद रख लो। क्लियर हो गया 1 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात हम ये रखेंगे कि अगर हमसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, देन वी कैन एक्सप्लेन, हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चा? इसमें भी आप देखिए, दिस इज द 1 पोर्शन, देखो दिस इज द 2nd पोर्शन और दिस इज द 3rd पोर्शन। 3 पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड करके इसको बता रखा है। तो यहाँ पे मेनली 3 कैटेगरीज में लोग डिवाइड हैं, और वो है सबसे पहले आपका जो सबसे बड़ा रीजन है ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सभी के सभी सिंहाला स्पीकिंग लोग हैं। श्रीलंका की लैंग्वेज जिसको सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग 74%, सबसे ज़्यादा लोग 74%। कितने हैं? 74%। ठीक है, दूसरा ये जो आपको रीजन दिख रहा है बिल्कुल इसके कॉर्नर में जो मैंने लाइंस लगा रखी हैं, ये हमारा आता है श्रीलंकन तमिल। ये कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे, ये है हमारा श्रीलंकन तमिल। 13% लोग हैं हमारे पास श्रीलंकन तमिल। और जो है 7 इसमें से ये जो पोर्शन है बेटा, ये है आपका इंडियन तमिल, दिस वन।
दिस इज अ पोर्शन दैट इंडिकेट द इंडियन तमिल, और इंडियन तमिल हमारे पास सिर्फ 5% है, ठीक है। और इसमें जो क्रिश्चियंस हैं वो 7% है। वन बाय वन करके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। जो हमारे 7% यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो क्रिश्चियंस है, और वो क्रिश्चियन जो है वो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, सिहाला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। मतलब 7% लोग ऐसे हैं जो मिक्स लैंग्वेज स्पीकिंग है, वो सिहाला भी बोलेंगे, तमिल भी बोलेंगे। क्लियर बच्चा? सो हियर यू नो अबाउट दैट, तुम्हें ये पता होना चाहिए बेटा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो सिहाला स्पीकिंग जो पर्सन है वो 74% है। जो आपके श्रीलंकन तमिल है वो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल स्पीकिंग जो लोग हैं वो 13% है, जो श्रीलंका के ही नेटिव जो है सिटीजन हैं, ठीक है। वो वहीं पे ही बॉर्न हुए हैं, वहीं के सिटीजन हैं उनके पास, और वो इसीलिए हमने उनको श्रीलंकन तमिल बोला है, मतलब श्रीलंका के ही रहने वाले लोग हैं। लेकिन जो इंडियन तमिल है वो 5% है, और वो 5% हमारे आए थे प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। जब इंडिया में प्लांटेशन सिस्टम शुरू हुआ था, ब्रिटिश जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल ओवर कर रहे थे, उस टाइम के कुछ एक इंडियन जो थे वो आ गए थे श्रीलंका में। सो वो यहीं पे रह गए और उनको इंडियन तमिल बोला जाता है। वो सिर्फ उनकी जो मेजॉरिटी में ग्रुप है ये सिर्फ 5% लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और बाकी जो क्रिश्चियन जो रिलीजन को मानने वाले लोग हैं वो हमारे पास 7% है, लेकिन वो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्रिश्चियन जो है वो कितने % लोग हैं यहाँ पे, तो 7% है। इंडियन तमिल कितने हैं? 5% है। और जो श्रीलंकन तमिल है वो 13% है। एंड आपके सिंहालास कितने हैं? 74%। सबको मिला के 100% हो जाता है, ठीक है। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, तो हम इनके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द परसेंट, कि कितने % लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं एथनिक कंपोजिशन में, ठीक है बेटा। ये वाला तो क्लियर हो गया। एथनिक कंपोजिशन 1 मार्क्स की क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए कि आपको सिर्फ अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि मैम हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में एक्चुअल में पढ़ क्यों रहे हैं? आप हमें पावर शेयरिंग के बारे में बताना जा रहे हो ना, तो बताइए कि इसके बारे में पावर शेयरिंग एक्चुअल में क्या काम कर रही है, क्यों हम इन 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कम्स ऑन दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा क्या किया कि इनकी पावर शेयरिंग के लिए हमने सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ को एज ए एग्जाम्पल आपको 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं। वो इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा कि बेल्जियम का अगर हम देखेंगे, बेल्जियम ने जो काम किया है वो किया है पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। अगर हम पावर शेयरिंग इन बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम एक मॉडल बन के हमारे सामने आया है, दूसरों के लिए वो रोल मॉडल बन गया। दूसरे लोग उसको देख करके उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाउ दे हैव मैनेज द कन्फ्लिक्ट एंड हाउ दे कंट्रोल द कन्फ्लिक्ट इन देयर कंट्री। कैसे उन्होंने कंट्रोल किया पूरे कन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि जब यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको वेराइटी ऑफ द पीपल लिविंग हियर, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं, फिर भी इनके यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। कैसे? वो ऐसे किया बेटा, सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि इन्होंने जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। दे मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन दे दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया डच को भी और फ्रेंच को भी, बिल्कुल इक्वल पार्टिसिपेशन था। उनको कुछ नहीं करना था, जितने फ्रेंच पर्सन्स थे उतने ही उन्होंने डच के लिए, और दोनों ही इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रख दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। खत्म हो गई कहानी, कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि जितने इसके मेंबर्स हैं उतने ही इसके मेंबर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई लड़ाई वाली बात नहीं, इक्वलिटी को इंपॉर्टेंस दी। दूसरा इसने क्या किया कि पावर शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब इन्होंने ये एक काम और किया, बोला सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को तो नहीं काबू में कर सकती है कि पूरी कंट्री को वो देखे, पॉसिबल नहीं है बच्चे, पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इधर भी देखे तो वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उसने क्या किया, हमें पता है कि हमारा जो कंट्री है वो स्टेट्स में भी डिवाइड है, तो उन्होंने क्या किया कि सेंटर के साथ स्टेट्स को भी जो है वो फ्रीडम दे दी, इंडिपेंडेंस दे दी कि आपको भी पावर्स हम देते हैं कि आप अपने स्टेट्स का जो काम है उसको पूरी तरह से देख सकते हो, इंडिपेंडेंटली देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें आने वाली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि स्टेट्स को भी क्या किया बेटा, स्टेट गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस दे दी। अब उसने और क्या काम किया, 2 क्लियर हुए आपको, क्या क्या क्लियर हुए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों का, डच का, फ्रेंच का। सेकंड मैंने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंस या कुछ पावर्स दे दी, पावर शेयर कर दी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने किया वो किया आपका जो कैपिटल था, इन्होंने कैपिटल को क्या किया बच्चा, कि कैपिटल को हमें पता था, मैंने पहले बताया आपको कि कैपिटल मेन कन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम बन रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि इसको जो है पूरी तरह से ब्रुसेल जो है दे हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट, उसको सेपरेट गवर्नमेंट दे दी। यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई और सेपरेट गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दे दिया। यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था डच का भी और फ्रेंच का। खत्म कर दी कहानी। क्या कि कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि फ्रेंच के ज़्यादा लोग यहाँ पे होंगे या डच के, जितने फ्रेंच के होंगे, चाहे मेजॉरिटी में फ्रेंच ही है लेकिन उतने ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे जितने की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बराबर हिस्सों में बांट दी, अलग गवर्नमेंट बनाई और बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखती है। यहाँ पे कहानी खत्म। बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज करना सीखा और लास्ट जो था वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है अलग अलग भाषाओं की जो गवर्नमेंट है, अलग अलग भाषा के लोग। अब यहाँ पे डच स्पीकिंग भी है, यहाँ पे जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग भी है, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग भी हैं, तो 3 लैंग्वेज के लोग हैं। वो अपनी भाषा को कैसे जो है वो प्रिजर्व करके रखेंगे, अपने कस्टम को, अपने तौर तरीकों को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, इसलिए उन्होंने इनके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो अपने ही भाषा को अपने तरीके से उसको मैनेज करेंगे, किसी तरह से जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, अपने ही लोगों को चुनते थे वो, और जैसे 3 लैंग्वेज थी डच, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। तो उनमें कोई भी मैटर अगर उससे रिलेटेड होता था तो वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट ही उसको सॉर्ट आउट कर देती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो वो अपनी ही कम्युनिटी के जो लोग होते थे वो उसको ख़त्म कर देते थे। तो ये हो गया हमारा बेल्जियम का। कब से कब तक बेल्जियम ने इस तरीके से कैसे इसको सॉर्ट आउट किया, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि बेल्जियम ने जो है 1970 से लेकर 1993 तक जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट किए। कितने अमेंडमेंट किए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी अमेंडमेंट, 4 अमेंडमेंट किए। और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है ये वाले चेंजेस ला के दिखाए, जिसकी वजह से ये रोल मॉडल बन गया दूसरी कंट्रीज के लिए। क्लियर। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो ये रोल मॉडल नहीं बना, इसने जो है श्रीलंका ने जो है वो इसका उल्टा किया है। क्या उल्टा किया बेटा, श्रीलंका ने जो है वो 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग, याद रहे 1956 के अकॉर्डिंग, 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर कर दी सिंहाला लैंग्वेज। सारी इंपॉर्टेंस इस लैंग्वेज को दे दी इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ सिंहाला लैंग्वेज जो लोग हैं वो ही अपने देश में मेजॉरिटी को शो कर रहे हैं, उनको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी, वही लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे, उन्हीं की लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। मतलब सारे के सारे राइट दे दिए सिंहाला लैंग्वेज को। और तमिल का क्या, तमिल को कुछ भी नहीं, तमिल को निगलेक्ट किया गया। उन्हीं की ही कंट्री में श्रीलंकन तमिल को, इंडियन तमिल को निगलेक्ट कर दिया, टोटली निगलेक्ट। नो ऑफिशियल लैंग्वेज, नो क्रेडिट गिवन टू देम, नो गवर्नमेंट जॉब एंड they can't be take the admission in university। प्रॉब्लम आ गई ना, कर दिया इसने वो काम, इसने कर दिया काम लड़ाई वाला। इसकी वजह से फिर जो श्रीलंकन तमिल थे, जो इंडियन तमिल थे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि इस तरह से तो नहीं चल सकता, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिलकर के जो है बेटा अपने एक पॉलिटिकल जो है वो पार्टीज बनाना शुरू कर दी। सब लोग इकट्ठे हुए, सिर्फ तमिल मिलकर के गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दी। बोला ऐसे नहीं चलेगा, हम अपनी ही कंट्री में निगलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने जो है एक अलग स्टेट की डिमांड कर दी कि हमारे लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए जिसमें हमारी भी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तमिल, हमारे पास भी राइट्स होंगे गवर्नमेंट जॉब के, और हम भी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन ले सकेंगे। वो तभी हो सकता है जब हम एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे, श्रीलंका में सेपरेट हो जाएंगे इनसे, सिंहाला से। और जो उन्होंने अलग स्टेट की बात करी वो 1980 में उन्होंने अलग स्टेट की बात करी थी, और उस स्टेट का वो नाम देना चाहते थे इलम। सो 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जाता है कि 1980 में श्रीलंका ने जो अलग स्टेट की डिमांड करी थी उसका नाम क्या था, इलम, दैट्स कॉल्ड इलम। ठीक है,
तो ये सारी चीजें कन्फ्लिक्ट पैदा हुए और इसकी वजह से श्रीलंका जो है में सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर जब वॉर शुरू होते हैं, व्हाई द सिविल वॉर स्टार्टेड इन श्रीलंका, क्वेश्चन आएगा। तो आप लिख सकते हो श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हुए सिर्फ और सिर्फ जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन जो लिए और सुपरमेसी सिर्फ एक लैंग्वेज को दे दी, इसकी वजह से। तो ये लोग अगेंस्ट हो गए, सिविल वॉर हुए, दोनों कम्युनिटीज के बीच में झगड़े होने लगे। क्या होता है जब झगड़े होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। क्या रिजल्ट निकला सिविल वॉर का, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि वो श्रीलंका छोड़ के चले जाए, बहुत सारी फैमिलीज को फोर्स किया गया और बहुत ज़्यादा जो है इनका खर्चा भी हो गया, बहुत सारा इकोनॉमिक इनका जो है वो वेस्ट होगी, इकोनॉमी वेस्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट पड़े थे सिविल वॉर के। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये डिफरेंस था दोनों कंट्रीज में। ओके बच्चा, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुई होंगी बातें जितनी भी है। ये सिर्फ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम 1 बाय 1 करके ऐसे ही डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।